स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन अवर फ्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निशा पंवार। हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको अकाउंटिंग का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कवर कराया है, साथ ही हम लोगों ने इसके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में स्टडी किया था। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि वो कौन से प्रिंसिपल्स एंड रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको अपनी अकाउंटिंग करनी होती है। इससे पहले वाले सभी टॉपिक्स के वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशंस को अपने सारे यूज़र्स तक पहुंचाना होता है। तो अगर हमने कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ की या फिर सारे एंटरप्राइजेस अपना डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करें, डिफरेंट मेथड्स यूज़ करें, तो यूज़र्स को समझ में ही नहीं आएगा कि कौन से अकाउंटिंग प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हो, या फिर आपका प्रॉफिट कहाँ है, लॉस कहाँ है, कहाँ पे आपकी एसेट्स दिख रही है, कहाँ पे आपकी लायबिलिटीज़ हैं, क्या कंडीशन है आपके बिजनेस की। मतलब उन लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। तो आप सबको एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज यूज़ करनी है जिससे कि आपके सारे यूज़र्स को आपकी इन्फॉर्मेशंस अच्छे से समझ में आए और वो उनके लिए मीनिंगफुल भी हों। तो उस लैंग्वेज को बनाने के लिए ही या फिर उस लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए ही आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। तो सभी एंटरप्राइजेस को इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है और इन्हीं प्रिंसिपल को फॉलो करके ही वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप गैप बोलते हो, GAAP। गैप की फुल फॉर्म होती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो सभी के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं, मतलब सबको इनको फॉलो करना होता है। अब इनके नेचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करने हैं। सेकंड आपका पॉइंट है मैन मेड। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन मेड होते हैं क्योंकि जैसे जैसे कोई इंसान बिजनेस करता रहेगा वैसे वैसे उसको एक्सपीरियंस होता रहता है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ चेंजेस भी आते रहते हैं आपके एनवायरनमेंट में, आपके बिजनेस में, हर चीज़ में। तो उन्हीं चेंजेस के हिसाब से आपके प्रिंसिपल्स बनते रहेंगे, और प्रिंसिपल्स एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनते हैं कि आपने पास्ट में जो किया, अगर आपको वो चीज़ गलत हुई तो आप उसको सही करने की कोशिश करोगे, या फिर आपने पहले सही किया था तो आप उसी को कंटिन्यू रखना चाहोगे। तो इसी के अकॉर्डिंग ही आपके प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। उसके बाद थर्ड आपका पॉइंट है नॉट स्टैटिक। तो ये मैंने अभी भी बताया कि ये लोगों के द्वारा बनाया जाएगा, और जैसे जैसे आपके चेंजेस आते जाएंगे आप इनको चेंज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जो प्रिंसिपल बन गया आपको उसी को फॉलो करना है। अगर इस तरह के सर्कमस्टेंसेस होते हैं आगे फ्यूचर में कि उन प्रिंसिपल से आपके बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो आप उनको चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ आपका पॉइंट है रेलेवेंस। तो ये रेलेवेंट होते हैं सभी एंटरप्राइजेस के लिए। सभी एंटरप्राइजेस इनको इजीली यूज़ कर सकती है और सबके लिए बहुत हेल्पफुल भी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे होते हैं। इनका कोई पर्सनल बायस नहीं होता, ये आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो ये हमारा मीनिंग था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, और साथ ही इसके नेचर के पॉइंट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम लोग टू पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट आपके होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस। सेकंड आपकी हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? तो देखो, हमें एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है या फिर एक ऐसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें अकाउंट्स मेंटेन करने हैं कि जिससे कि आपके सारे यूज़र्स को आपकी इन्फॉर्मेशंस अच्छे से समझ में भी आएँ और वो उनके लिए उतनी ही मीनिंगफुल हों जितनी कि आपके बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए है। तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट डिसाइड किए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग ही हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, और सारी एंटरप्राइजेज, जो भी एंटरप्राइजेज आपकी हैं जो बिजनेस कर रही है, उन सब को इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करने होते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को लीगल एक्सेप्टेंस मिला हुआ है, मतलब कि ये आपको फॉलो करने ही करने हैं अपने बिजनेस में। उसके बाद अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो कन्वेंशंस भी आपके कॉन्सेप्ट जैसे ही होते हैं, बट इनमें मेन डिफरेंस ये होता है कि जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो होते हैं वो जनरल एग्रीमेंट या फिर कॉमन एग्रीमेंट के बेसिस पे होते हैं। मतलब कि सारे अकाउंटेंट आपके मिलके डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये वाली कन्वेंशन यूज़ करनी है और ये वाली कन्वेंशन यूज़ नहीं करनी। तो इसके ऊपर उनका पर्सनल एग्रीमेंट
होता है, बट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो आपके लीगल एक्सेप्टेड होते हैं। तो इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इनको लीगल एक्सेप्टेंस मिली हुई होती है, बट अकाउंटिंग कन्वेंशन जो होती हैं वो आपकी सुविधा के अनुसार आप लोग यूज़ करोगी कि अगर आपके बिजनेस को उनसे कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो आप यूज़ करो, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसको यूज़ मत करो। ठीक है, अभी हम हमारे लेते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि जो आपके बिजनेस एंटरप्राइजेस है आप उसको ऐसे मान के चलोगे कि ये जो बिजनेस है आपका वो कंटिन्यू चलने वाला है, मतलब फ्यूचर में लॉन्ग पीरियड के लिए चलने वाला है। हम जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स लेते हैं, जो एंट्रीज वगैरह करते हैं, तो वो हम इसी बेसिस पे करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग पीरियड के लिए चलेगा। कभी भी हम ये मान के नहीं चलेंगे कि हमारा बिजनेस 1 साल 2 साल चलेगा, ऐसा नहीं हम लोग सोचते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग पीरियड के लिए है, और इसी के बेसिस पे ही हम हमारी फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ वगैरह ये सब डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर आप लंबे टाइम के लिए मान के चल रहे हो तभी तो ऐसा हो सकता है। अगर आप ये मान के चलोगे कि आपका बिजनेस 1 या 2 साल चलेगा तो आपकी फिक्स्ड एसेट कौन सी होगी, आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन सी होगी, ऐसा तो हम उनको फिर डिसाइड कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम अपने बिजनेस को ये मान के चलेंगे कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग पीरियड के लिए है और लंबे टाइम तक वो चलता रहेगा और हमें प्रॉफिट अर्न करके देता रहेगा। उसके बाद सेकेंड हमारा पॉइंट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप जो इस ईयर जो आप रूल्स रेगुलेशन यूज़ कर रहे हो वही आपको आगे नेक्स्ट आने वाले सभी ईयर्स में यूज़ करना है। मतलब ये नहीं करना कि एक ईयर में आपने कुछ फॉलो किया, नेक्स्ट ईयर में आप कुछ और फॉलो कर रहे हो, उसे नेक्स्ट ईयर में कुछ और फॉलो कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, आपको सबसे पहले अपना डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन से रूल्स रेगुलेशन यूज़ करने हैं और फिर उसी को आप ईयर टू ईयर कंटिन्यू रखोगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के आपके काफ़ी सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट आपका मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड आपका है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप 1 साल आपने स्ट्रेट लाइन यूज़ कर लिया, सेकेंड ईयर आप रिटर्न डाउन यूज़ करो, उसके थर्ड ईयर आप जाके एन्युटी यूज़ करो। तो इससे तो आपका समझ में ही नहीं आएगा कि आपने एग्जैक्ट आपकी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग कितना रहा है। ठीक है ना ही आप उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट निकाल पाओगे, ना ही उसका सेल प्राइस निकाल पाओगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ही मेथड यूज़ करना है, वही आपको ईयर टू ईयर यूज़ करते रहना है, जिससे कि आपको एग्जैक्ट ये पता चल जाए कि आपने इतने सालों में, मतलब 8 या 10 जितने भी सालों में आपने टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगाया, आपकी मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी और आज आप उसको कितने प्राइस पे बेच रहे हो। तो आपको आपका एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस आपको इजीली पता चल सकता है। लेकिन वहीं आप अलग अलग मेथड यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि आपको जो भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं वही आपको सेम टू सेम हर ईयर यूज़ करने हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आपको जो भी आपकी रिकॉर्डिंग कर रही है ट्रांजैक्शंस की वो आप एक्रूअल बेसिस पे करोगे। मतलब कि जब आपका रेवेन्यू आपको मिल रहा है, रेवेन्यू का मीनिंग मैंने आपको बताया था क्या होता है, इनकम, एक्सपेंसेस जो हमारे खर्चे हैं वो। तो जिस टाइम पे आपको रेवेन्यू मिल गया तभी आप उसको मिला हुआ मानोगे। अगर जस्ट सपोज किसी बंदे ने आपको प्रॉमिस कर दिया कि मैं इतने का सामान खरीदूंगा तुमसे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसने खरीद लिया। जब तक वो नहीं खरीद लेता, जब तक आपका सामान उसके पास चला नहीं जाता है, आपको पेमेंट नहीं मिल जाती है, तब तक आप उसको कैश में नहीं डाल सकते हो। अगर उस बंदे ने सामान ले लिया और पैसे अभी नहीं दिए तो हम किस में डालते हैं, डेटर्स में डालते हैं। फिर अगर वो पैसे दे देता है तो हम उसको किस में डालेंगे, कैश में डाल देंगे कि भाई हमारा इतना पैसा आ गया। अगर आपका पैसा डूब जाता है, मतलब डेटर ने आपके पैसे नहीं दिए, तो हम उसको किस में डालेंगे, बैड डेब्ट्स में। मतलब आपको कोई भी एक्सपेंसेस या कोई भी रेवेन्यू उसी टाइम पे ही रिकॉर्ड करना है जिस टाइम पे कि वो आपको मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिला है फिर भी आप उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हो। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट इसी बेसिस पे काम करता है कि आपको जो चीज़, जो भी रेवेन्यू, जो भी एक्सपेंसेस जिस टाइम पे करना है आप उसको उसी टाइम पे ही अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डालो। उसके बाद फोर्थ हमारा इसमें कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि मैंने आपको जब स्टार्टिंग में हम अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ रहे थे वहाँ भी मैंने बताया था कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग एंटिटी होते हैं। मतलब आप उसको मिक्सअप नहीं कर सकते हो। बिजनेस एक अलग चीज़ है,
और जो ओनर है वो एक अलग चीज़ है। बिजनेस का किसी के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं होता है। बिजनेस का अपना अपना फंडा चलता रहेगा। आप जो अकाउंटिंग करोगे वो आप ये एज्यूम करके चलोगे कि आप एक बिजनेस हो, ठीक है। ऑनर जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाएगा उसको हम कैपिटल बोलते हैं, वो हमारे लिए लायबिलिटी होगी, उसको हम इंटरेस्ट देंगे उसके कैपिटल पे। अगर वो कोई पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है तो उसको हम ड्राइंग में डालेंगे, बिकॉज वो हमारे बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको ये मान के चलना है कि जो आपका बिजनेस है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। और बिजनेस की अलग से उसके साइन अलग से होते हैं। एक आपको स्टैम्प होता है, तो उसी स्टैम्प के अकॉर्डिंग जहाँ भी आपको उसके सिग्नेचर करने होते हैं वहाँ पे उसके सिग्नेचर चलेंगे, ना कि आपकी कंपनी के ऑनर के, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ हमारा पॉइंट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ वही टर्म्स, वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं जिनको आप मनी की टर्म में मेज़र कर सकते हो। जिनको आप मनी की टर्म में काउंट नहीं कर सकते हो, आपको उसमें से किसी भी ट्रांजैक्शंस को अपने अकाउंटिंग में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मनी की टर्म्स वाले ही ट्रांजैक्शंस को लोगे। अगर आपका कोई ऐसा कोई एक्टिविटी हुई है, ऐसी कोई मान लो, जैसे कि अगर कोई आपके मैनेजर एंड वर्कर्स के बीच में कोई झगड़ा हो गया है, उन्होंने किसी तरीके का कोई स्ट्राइक कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह का अगर कुछ होता है तो उसको आपको अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करोगे जिन एक्टिविटीज़ को या फिर जिन ट्रांजैक्शंस को आप मनी की टर्म में काउंट कर सकते हो। जिनको आप मनी की टर्म में काउंट नहीं कर सकते हो उनको हम यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारा बिजनेस है हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि वो लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। लेकिन देखो, अगर आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए चल रहा है, कंटिन्यू आप कम किए जा रहे हो, इनकम्स हो रही हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपको ना ये नहीं पता चलेगा कि आपका बिजनेस जो है वो अच्छे से चल भी रहा है कि नहीं। क्योंकि जब तक आप अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं करोगे कि भाई अभी तक हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हमें इतना टाइम हो गया काम करते हुए, तो एक बार हम काउंट कर लेते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको लॉस होता है तो आप कुछ जैसे कि आपकी एक्टिविटीज़ हैं या फिर कुछ रूल्स हैं उनको आप चेंज भी कर सकते हो कि जिससे कि आपको प्रॉफिट होने लग जाए। तो अब इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए आप काम करते रहोगे तो आपको बीच बीच में कुछ इंटरवल्स पे अपने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने होते हैं। तो इस इंटरवल्स को ही हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो इसके लिए भी आपका ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जो आपका अकाउंटिंग पीरियड होगा वो 1 ईयर का होना चाहिए। मतलब आप हर साल, 1 साल आप काम करोगे, पूरा साल कंटिन्यू आपका काम चलेगा। जैसे ही आपका ईयर एंड होगा आप वहाँ पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करोगे, अपनी कंडीशन देखोगे। अगर सब कुछ सही है तो आप फिर कंटिन्यू स्टार्ट कर दोगे। अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर लॉस हो रहा है या फिर आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप अपनी जो भी आपकी स्ट्रेटेजीज आप यूज़ कर रहे हो, जो भी टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हो, आप उनके अंदर चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। और जो अकाउंटिंग पीरियड जो हमारा होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बट कुछ कंपनीज इसको 1 जनवरी टू 31 दिसंबर भी यूज़ करती हैं। तो वो आपके बिजनेस एंटरप्राइजेस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा वाला अकाउंटिंग पीरियड अपना यूज़ करे। वैसे जो अकाउंटिंग पीरियड लीगली आपका होता है वो यही होता है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको आपकी एसेट्स हमेशा उसी कॉस्ट पे दिखानी होती हैं जिस पे कि आपने उसको परचेज़ किया है। अगर आगे जैसे कि मान लो अगर आपने कोई भी एसेट परचेज़ की, ठीक है, आज आपने परचेज़ की, उसका प्राइस जस्ट सपोज 20 लाख रुपीज़ है और आपने 4-5 साल तक आपका बिजनेस कंटिन्यू चलता रहा, आप उस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते रहे, लेकिन कुछ सालों बाद जाके उस एसेट्स की जो मार्केट वैल्यू है वो 60 लाख रुपीज़ हो जाती है। तो आपको उसको कोस्ट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एसेट्स को उसकी हिस्टोरिकल कोस्ट या फिर जिस कोस्ट पे आपने परचेज़ किया है उसको हम हिस्टोरिकल कोस्ट बोलते हैं। तो आपको उसी कोस्ट पर ही उसको दिखाते रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपनी एसेट जो भी आपकी होगी उसी प्राइस पे आपको दिखानी है, साथ में उसमें से डेप्रिसिएशन आप लेस करते रहोगे क्योंकि धीरे धीरे आपकी एसेट वो अनयूज्ड हो जाएगी। मतलब वो जितना उसका टाइम पीरियड होता है वो उतने टाइम पीरियड के लिए ही चलेगी। तो आपको बार बार उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसकी कॉस्ट को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही दिखाओगे,
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो जो मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ कुछ आपके एक्रूअल कॉन्सेप्ट के जैसा ही है कि देखो एक्रूअल में क्या था कि जब हमें रेवेन्यू मिला तभी हमें रिकॉर्ड करना है, जब हमने एक्सपेंसेस पे किया तभी हमें रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, मैचिंग कॉन्सेप्ट में भी यही है कि जब आपका रेवेन्यू मिले तभी आप रिकॉर्ड करो, जब आपको एक्सपेंसेस पे करना पड़े तभी आप रिकॉर्ड करो। बट आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान देनी होती है कि क्या होता है ना कि कई बार आपके कुछ खर्चे हैं जो इसी ईयर से रिलेटेड थे, मतलब जो आपका अकाउंटिंग ईयर चल रहा है उसी से रिलेटेड थे, बट आप उनको पे नहीं कर पाए, कुछ भी रीजंस हो गए जिसकी वजह से आप पे नहीं कर पाए, तो उसको आप अगले साल पे कर दोगे। तो उन खर्चों को हैं तो वो इसी ईयर से रिलेटेड आपको दिखाना तो पड़ेगा अपने अकाउंट्स में, लेकिन आप उसको उस एक्सपेंसेस के नाम से ना दिखा के आप उसको दिखाओगे आउटस्टैंडिंग के नाम से, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपने कोई एडवांस में पे कर दिया है तो उसको आप किस में डाल दोगे, प्रीपेड में, कि हमने आगे आने वाले ईयर का पहले ही पे कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आपके रेवेन्यू का भी होता है, उसमें आप अगर आपने अभी तक आपका नहीं आपको मिला है और आपने काम कर दिया है तो उसको हम एक्रूअल में दिखाते हैं, और अगर आपको एडवांस में मिल गया है तो उसे हम रिसीव्ड इन एडवांस में शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, ठीक है, जो भी आपकी इवेंट्स जो भी आप रिकॉर्ड करोगे वो सब दो दो अकाउंट्स को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। आप हर एक ट्रांजैक्शंस को 2 बार दिखाओगे, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो बैलेंस शीट है वो इक्वल आपको शो करनी होती है। जैसे कि अगर आपकी एसेट्स आप दिखा रहे हो तो एसेट्स जो होती हैं वो आपकी लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के इक्वल होती हैं। इसके अपोजिट कैपिटल अगर आप दिखाओगे तो वो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ होंगी। मतलब कि ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब ये है कि आपको अपना जो भी ट्रांजैक्शन है उसको डबल एंट्री पे दिखाना है। हमारा जो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं उसके 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता था, ये पहले यूज़ होता था, अब इसका यूज़ नहीं होता है। तो वहाँ क्या होता था कि हम एक ही बार किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे, बट डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पे आप एक ही ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड करोगे। मतलब कि जैसे कि अगर आप लेके चलते हो कि आपने कुछ गुड्स खरीदी, ठीक है, तो उसको आप गुड्स के अकाउंट में भी डालोगे, साथ ही अपने कैश अकाउंट में भी डालोगे। मतलब कि इस ट्रांजैक्शन आपने 2 बार एंट्री की, एक बार अपने परचेज अकाउंट में और एक बार अपने कैश अकाउंट में। तो ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब यही है कि आपको जो भी ट्रांजैक्शंस दिखाने हैं वो डबल इफेक्ट पे दिखाने हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे थे कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे कन्वेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही जो आपके अकाउंटिंग का बेस है, बेसिस किस बेसिस पे अकाउंटिंग करोगे और उसके प्रोसेस क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक के इन किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको कुछ पूछना है या फिर आपके कोई डाउट हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम अपने कन्वेंशंस लेंगे, साथ ही अपना प्रोसेस और बेसिस, ठीक है। थैंक यू।